कुछ अजीब मानवता की पुरानी कहानियों को जोड़ता है और यह आकाश में शुरू होता है। महाद्वीपों और सहस्राब्दियों के पार वही छवियां उत्तरी अमेरिका में दिखती हैं। होपी लोग चींटी लोगों की बात करते हैं जो सहारा में एक बड़ी आपदा के दौरान मानवता को भूमिगत ले जाकर बचाते हैं। तस्सिली नाजेर की गुफाओं की दीवारों पर 10,000 साल पहले खींचे गए बड़े सिर और अजीब हेलमेट वाले विशाल आकृतियां दिखाई देती हैं। मेसोपोटामिया में पंखों वाले देवता स्वर्ग से उतरकर कृषि और लेखन सिखाते हैं। मिस्र ने अपने आकाशीय प्राणियों को पत्थर में तराशा। पश्चिम अफ्रीका के डोगोन ने दूरबीनों से पहले अदृश्य तारों का मानचित्रण किया। पेरू के रेगिस्तान में ऊंचाई पर मीलों लंबी रेखाएं हैं जो पैटर्न बनाती हैं और केवल ऊपर से दिखती हैं। पहली गुफा चित्रकारी से लेकर पहली नगरियों तक हर जगह इंसानों ने कुछ असाधारण दर्ज किया। आकाश से उतरते आगंतुक ये अलग मिथक नहीं थे, ये प्रत्यक्षदर्शी के वर्णन थे जो विभिन्न भाषाओं और दुनियाओं में बताए गए थे। सभ्यताएं जिनका कोई संपर्क नहीं था, साझा संस्कृति नहीं थी, एक दूसरे को प्रभावित करने का तरीका नहीं था, सब एक ही चीज का वर्णन कर रही थीं। वे प्राणी जो ऊपर से आए थे, ज्ञान, तकनीक और विनाश की चेतावनी लेकर आए। क्या वे देवता थे, शिक्षक थे, या पूरी तरह से कुछ और? ये पैटर्न इतना गहरा है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हर प्रमुख संस्कृति उस समय को याद करती है जब आकाश खुला और ऊपर से आए लोग मनुष्यों के बीच चले। ये पवित्र ग्रंथों में, पत्थर की नक्काशियों में और मौखिक इतिहासों में प्रकट होता है जो हर साम्राज्य के पतन के बाद भी जीवित रहे हैं। शायद यह एक मिथक था या शायद कुछ और, लेकिन हजारों मीलों और दसियों हजार वर्षों में मानवता ने संपर्क की वही कहानी साझा की। और जब हम उन विवरणों में गहराई से देखते हैं तो इसे संयोग कहना कठिन हो जाता है कि नहीं, बल्कि उन चीजों की नक्काशी की जो उनकी यादों में रही, वे आकृतियां जो उन्हें विस्मय और भय से भर देती थीं। रेगिस्तानों, पहाड़ों और वर्षावनों के पार उन पहले कलाकारों ने जो देखा उसे चित्रित किया, और जो चित्र उन्होंने पीछे छोड़े वे संकेत देते हैं कि उनके बीच कभी कुछ असाधारण चला करता था। दूरस्थ अल्जीरियाई रेगिस्तान में तासिली नाजेर के बलुआ पत्थर की घाटियों के भीतर 15,000 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं और चट्टानों की शरण स्थलों की दीवारों को ढके हुए हैं। 10,000 साल पहले यह इलाका रेत का बंजर समुद्र नहीं था, बल्कि नदियों और जानवरों से भरा हरा भरा दृश्य था। वहां के लोग शिकार करते, इकट्ठा होते और अपने जीवन को रंगों में दर्ज करते थे। लेकिन मृगों और शिकारियों के बीच कुछ आकृतियां हैं जो वहां की नहीं लगती। विशालकाय प्राणी जिनके गोल सिर और अजीब हेलमेट हैं, उनकी भुजाएं फैली हुई हैं, अंग फैले हुए जैसे जमीन के ऊपर तैर रहे हों। अन्य पतली रेखाओं से जुड़े होते हैं जो उनके पीछे ट्यूब या केबल जैसी जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध, जिसे शुरुआती खोजकर्ताओं ने महान मार्टियन भगवान कहा, दीवार पर प्रमुखता से दिखता है, लगभग यांत्रिक दिखावट के साथ। पुरातत्वविद उन्हें शमानी दृष्टिकोण या अनुष्ठानिक प्रतीक मानते हैं। फिर भी इस समय में अन्य कुछ भी मनुष्यों को इतने असामान्य तरीके से नहीं दिखाता। ये देवताओं या योद्धाओं के साधारण चित्र नहीं थे, वे अपने समय के लिए जानबूझकर सुसंगत और असंभव रूप से उन्नत थे। तासिली के लोगों ने जो देखा उसे सटीकता से दर्ज करना चाहा ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे कभी न भूलें। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के पार आदिवासी वंजना आकृतियां चट्टानों और गुफाओं से बिना विशेषताओं वाले सफेद चेहरों और बड़ी काली आंखों के साथ देखती हैं। उनके सिर चमकदार आभाओं से घिरे हैं, उनके शरीर पर पैटर्न हैं जो लबादों या सूटों जैसे दिखते हैं। वहां के लोग कहते हैं, वांजना बादलों से आए, बारिश और कानून लेकर आए। उन्होंने भूमि का पुनर्निर्माण किया, नदियां बनाई और मानवता को जीने का तरीका सिखाया। जब उनका काम पूरा हो गया तो वे आकाश में लौट गए। आज भी स्थानीय कबीले हर वर्षा ऋतु में उन आकृतियों को फिर से रंगते हैं ताकि जीवन का संतुलन बना रहे। क्योंकि वांजना केवल किंवदंती नहीं है, वे पूर्वज हैं जो फिर से लौट कर आएंगे। वांडिना और तासिली के चित्रों के बीच की समानता वास्तव में चौंकाने वाली है। दोनों ने हेलमेट पहन रखा है, दोनों इंसानों से बड़े हैं और दोनों का संबंध आकाश से है। फिर भी दोनों संस्कृतियों को एक दूसरे की जानकारी नहीं हो सकती थी। फिर भी उनके चित्रण एक ही रूप और आकाश से अवतरण की कहानी साझा करते हैं। यह पैटर्न कई बार दुनिया में दिखता है। इटली के आल्प्स में वॉल कैमोनिका की नक्काशियों में गोल हेलमेट और सिर से निकलती रोशनी के साथ मानव आकृतियां दिखती हैं। कुछ के हाथों में उपकरण या हथियार हैं जो ऊर्जा छोड़ते लगते हैं। अन्य लोग सितारों के समान प्रतीकों के पास खड़े हैं। ये नक्काशियां 8,000 साल पुरानी हैं, यूरोप की लिखित भाषाओं से पहले की। पुरातत्वविद उन्हें देवताओं या खगोलीय शक्तियों के प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह व्याख्या भी वही बात मानती है। इन लोगों ने अपने देवताओं को ऊपर से आने वाले प्रकाश के प्राणियों के रूप में देखा।
उत्तरी अमेरिका के होपी लोगों में कहानियां हैं जो चींटी लोगों का वर्णन करती हैं, जिन्होंने मानवता को दो महान विनाशों से बचाया, एक आग से और दूसरा बाढ़ से। होपी कहते हैं कि उन्हें भूमिगत ले जाया गया था जब तक कि सतह पर लौटना सुरक्षित नहीं हो गया। चींटी लोग कीड़े नहीं थे, बल्कि लंबे काले प्राणी थे जिनके सिर लंबे और आंखें बड़ी थीं, जो धरती खोदने में सक्षम थे। समय आने पर उन्होंने बचे लोगों को फिर से धूप में लाया और सितारों की ओर लौट गए। होपी लोगों के लिए यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह उनके समारोहों और गीतों में संरक्षित किया गया इतिहास है। यह और भी अधिक पवित्र है। ब्राजील के जंगल। सेरा द कैपिवारा की गुफा चित्रकारी में छोटे मानव समूह दिखते हैं जो बड़े सिर और लंबे हाथों वाली विशाल आकृतियों के पास खड़े हैं। कुछ लोग श्रद्धा में हाथ उठाते हैं, अन्य निर्देश लेते दिखते हैं। पास में ज्यामितीय आकार और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो किरणों या सीढ़ियों जैसी दिखती हैं। पुरातत्वविद जानवरों और शिकारी को पहचान सकते हैं, लेकिन इन दिग्गजों को नहीं समझ पाते। इस क्षेत्र की जनजातियां कहती हैं कि चित्र करहास को दर्शाते हैं, जिन्होंने उनके पूर्वजों को खेती और मौसम की भविष्यवाणी करना सिखाया, फिर आकाश में गायब हो गए। दक्षिण अफ्रीका के पहाड़ों में सन बुशमैन ने हजारों साल पहले ऐसे दृश्य चित्रित किए थे। ड्रेकन्सबर्ग श्रृंखला की गुफाओं की दीवारों पर लंबे संकरे आकृतियां प्रकाश विकीर्ण करती हैं। उनके शरीर ऊर्जा या गर्मी जैसी रेखाओं से घिरे हुए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये चित्र अनुष्ठानों में प्राप्त समाधि अवस्थाओं के प्रतीक हैं, लेकिन रेत की कहानियां अलग कहती हैं। वे आगंतुकों का वर्णन करते हैं जो सूखे के समय स्वर्ग से नीचे आए, मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान किया और फिर तारों की ओर लौट गए। ये कहानियां लिखित इतिहास से भी पहले की हैं और आज भी मौखिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। इन संस्कृतियों में से प्रत्येक हजारों मील की दूरी से अलग थी और एक दूसरे के साथ कोई संभव संपर्क नहीं था। फिर भी उनकी सबसे प्रारंभिक कला का ध्यान उन्हीं प्राणियों पर केंद्रित है जो मानव नहीं प्रतीत होते। आकाश से उतरने वाले प्राणी जो सिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। समानताएं इतनी विशिष्ट हैं कि उन्हें यादृच्छिक गोल सिर, चमकती रोशनी, लंबी भुजाएं और पीढ़ियों में दोहराए गए एक ही संदेश के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता कि मानवता का एक बार उन लोगों द्वारा किया गया था जो ऊपर से आए थे। मुख्य धारा के विद्वान इन चित्रणों को सपनों, अनुष्ठानों या प्राकृतिक शक्तियों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। वे हेलमेट्स को हेड्रेस, किरणों को बारिश या प्रकाश और चमकते शरीरों को शमन की तंद्रा के रूप में समझाते हैं। और कुछ मामलों में यह सच हो सकता है, लेकिन हर बसे हुए महाद्वीप में एक ही चित्रण की निरंतरता ऐसे प्रश्न उठाती है जिन्हें केवल प्रतीकवाद के माध्यम से उत्तर नहीं दिया जा सकता। इतिहास में पहली बार लोग केवल अपनी दुनिया ही नहीं बल्कि उससे परे कुछ चित्रित कर रहे थे। उनकी कला ने एक ऐसे पैटर्न को कैद किया जो हजारों वर्षों तक जारी रहेगा। आकाश से आने वाले प्राणी ज्ञान लाते हुए और फिर गायब हो जाते हुए। चाहे वे देवता हों, पूर्वज हों या कोई अन्य आगंतुक, वे हर सभ्यता की नींव बन गए जो उनके पश्चात आई। उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों से लेकर दक्षिण अमेरिका के जंगलों तक पहले गवाहों ने धरती पर खुदी हुई एक संदेश छोड़ा। विशाल पत्थर की संरचनाएं अचानक उभर आईं, जैसे मानवता को उन्हें बनाने का तरीका दिखाया गया हो। जब हिमयुग समाप्त हुआ और दुनिया ने पुनः सुधार करना शुरू किया, तो मनुष्य अस्तित्व के अंधकार से निकलकर सृजन के एक नए युग में प्रवेश कर गए। गुफाओं की दीवारों पर अजीब आगंतुकों की चित्रकारी करने वाले शिकारी समाज बनाने लगे, जानवरों को पालतू बनाने और फसलें उगाने लगे। सभ्यताएं लगभग रातों रात उन स्थानों पर उभर आईं जहां पुरातात्विक रिकॉर्ड कोई क्रमिक सीखने की प्रक्रिया नहीं दिखाता। यह पैटर्न महाद्वीपों में समान है। कृषि, गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला का उदय अक्सर उन प्राणियों की कहानियों का अनुसरण करता है जो आकाश से उतरे और ऐसा ज्ञान प्रदान किया जो कोई भी शिकारी संग्राहक नहीं रख सकता था। ये प्राचीन दुनिया के शिक्षक थे जिन्हें लोग इंसान नहीं देवता मानते थे। मेसोपोटामिया में करीब 6000 साल पहले सुमेरियों ने पहली नगरियों का निर्माण किया। उन्होंने लेखन प्रणाली बनाई, कानून विकसित किए और ग्रहों की गति को इतनी सटीकता से ट्रैक किया जो आज भी विद्वानों को प्रभावित करती है। उन्होंने इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। कहा जाता है कि हर नवाचार अनुनाकी से आया, जिनका नाम उन लोगों का अर्थ था जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। उनकी सबसे पुरानी ग्रंथों में अनुनाकी का वर्णन है जो आग के रथों में
आकाश से उतरते थे, धुएं और गर्जना से चिह्नित स्थानों पर उतरते थे। कहा जाता है कि देवता एंकी और एनलिल ने मानवता को भाषा और कृषि दी, उन्हें सिंचाई नहरें बनाने और रथुओं को मापने का तरीका सिखाया। सुमेरियों ने उन ग्रहों की कक्षाओं को भी रिकॉर्ड किया जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते थे। जब इन गोलियों का 19वीं शताब्दी में अनुवाद हुआ तो इतिहासकारों ने इसे मिथक कहा। फिर भी कहानियों में ऐसी तकनीकी छवियां हैं जिनका उनके दैनिक जीवन में कोई समकक्ष नहीं था। कीलाक्षर पट्टिकाओं में वर्णन है कि अनुनाकी समूहों में आते थे, श्रम संगठित करते थे और खेतों को मापने व अनाज संग्रहित करने के लिए उन्नत गणित का परिचय देते थे। किमेरियनों के लिए देवता अलौकिक शक्तियां नहीं थे। वे भौतिक प्राणी थे जो उनके बीच रहते थे, उनके शहरों पर शासन करते थे और जब काम खत्म होता तो आकाश में लौट जाते थे। पुरातत्व विज्ञान दिखाता है कि सुमेरियन दुनिया बिना किसी स्पष्ट पूर्ववर्तियों के उभरी। उनके आगमन से पहले छोटे छोटे खेती के गांव हुआ करते थे। उनके जाने के बाद विशाल साम्राज्य स्थापित हो गए। मेसोपोटामिया से वही सोच नील नदी के किनारे फैली। प्राचीन मिस्रवासियों ने इसे झेप-टेपी कहा। पहली बार जब देवता आकाश से उतरकर अराजकता से व्यवस्था बनाने आए, उन्होंने ऊंचे प्रकाशमान प्राणियों का वर्णन किया जो आदिकालीन जल में आए और भाषा, इंजीनियरिंग और चिकित्सा का ज्ञान दिया। उनके प्राचीन ग्रंथों में देवता थोथ ने मानवों को लेखन की कला दी। ओसिरिस और आइसिस ने कृषि और कानून की प्रणाली दी।